गुड इवनिंग। आज का हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह की प्रकृति। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1857 के विद्रोह के बारे में बताया था कि किस तरीके से ये विद्रोह हुआ। बैरकपुर से एक चिंगारी लगी, मेरठ से ये विद्रोह फैला और फिर इसने पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ब्रिटिशर्स को बहुत जनहानि भी हुई थी और अल्टीमेटली आमूल-चूल परिवर्तन हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे से शासन हट गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने ये भी निश्चय कर लिया कि वो भारत के रीति रिवाजों और आंतरिक जो कल्चर है उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगे और साथ ही देशी रियासतों को भी बहुत रियायतें दी गई। अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई आंदोलन 1857 का या जिसको हम क्रांति बोलें या विद्रोह बोलें ये है क्या। देखो, इसके 4 क्वेश्चंस राइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये सिपाही विद्रोह था या नागरिकों का विद्रोह था। पहली चीज, मतलब जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इनके विषय पर अपने अपने मत दिए हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये विद्रोह था, इट वॉज अ रिवोल्ट, यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न इसमें बहुत डेवलप होता है कि क्या ये लोकप्रिय था, मतलब पॉपुलर रिवोल्ट हुआ, या ये अभिजात वर्ग या जो संभ्रांतवादी वर्ग है वहीं तक ही सीमित रहा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस 1857 की म्यूटनी के बारे में आती है वो कि क्या ये धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था। तो विभिन्न जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में अपने विचार रखे। सबसे पहले 1857 की क्रांति में उन लोगों के लेख आए या उन लोगों का लिखा हुआ आया जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, ऐसा अभिजात वर्ग या ऐसे अधिकारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय नौकरी कर रहे थे और वो इतिहासकार बने। तो उन्होंने इसको सिपाही विद्रोही माना और दे इग्नोर्ड पॉपुलर कैरेक्टर कि भाई ये लोकप्रिय था। इसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल सैनिकों का विद्रोह था। इसमें जो सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है वो है जॉन लॉरेंस। ये कहते हैं कि ये सैन्य विद्रोह था और ये विद्रोह गैर अनुशासित बंगाली सेना के द्वारा शुरू किया गया था। ये कुछ कारण भी देते हैं इस रिवोल्ट के। सबसे पहले ये कहते हैं कि जो बंगाली सेना में भर्ती थी उसका तरीका गलत था, किसी को भी आसानी से सैनिक की नौकरी दे दी जाती थी। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि सिपाहियों में भाईचारा था, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और धीरे धीरे विद्रोह की भावना वो जागृत कर रहे थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहते हैं कि भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपियन सैनिकों से अधिक थी। इसके बाद एक और ये पॉइंट देते हैं कि ब्रिटिश सेना में कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए दो धर्मों के जो सैनिक थे वो आपस में उन्हें मिलने जुलने की छूट थी। तो अल्टीमेटली वो ये कहता है कि इस तरीके की जो साझा शिकायतें हुई उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये सैन्य विद्रोह था। इसके बाद एक और राइटर हुए हैं G.B. मेलिसन।
ये सब सैन्य विद्रोह के बारे में कह रहे हैं। ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता उलटने की सोची समझी स्कीम थी और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र था, यानी कि अच्छी तरीके से ये संगठित रूप से षड्यंत्र किया गया था। और इसमें ये 3 लोगों के नाम प्रमुखता से लेते हैं। नंबर 1 नाना साहेब, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई और तीसरा मौलवी अहमदुल्ला। इसके अलावा मेलिसन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग पर भी दोषारोपण करता है और कहता है कि जिस समय ये षड्यंत्र पनप रहा था, जैसे चपातियां बांट के क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, या एक ये भी थ्योरी है कि जो कमल के फूल हैं उनको बांटा जा रहा था ताकि क्रांति आगे तक फैले। तो ये सोची समझी थी और लॉर्ड कैनिंग इसको ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जहां तक ये चपाती और ये कमल की बात है, इसके कोई भी महत्वपूर्ण या मजबूत साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए मेलिसन की थ्योरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ वो वर्ग है जो ये कह रहा है ये केवल सैन्य विद्रोह है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डिज़रेली, बेंजामिन डिज़रेली। ये आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री बना, जिसने सुएज कैनाल के राइट्स भी ले लिए थे। ये कंजर्वेटिव पार्टी का था। ब्रिटेन में 2 तरीके की पार्टियां हैं, एक टॉरी दल कंजर्वेटिव और दूसरा लिबरल जिनको हम विग बोलते हैं। तो डिज़रेली दूसरी बात कहता है इस विद्रोह के बारे में। वो कहता है कि म्यूटनी का जो प्राथमिक कारण है, जो मेन कारण है, वो अंग्रेजों की भारतीयों के स्थापित नियमों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। यानी कि द ब्रिटिशर्स दे वर ट्राइंग टू इंटरफियर इन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन पीपल। इसके अलावा चूंकि ये राजनेता था, इसलिए जो विलियम बेंटिंक है उसकी नीतियों का भी ये विरोध करता है। वो कहता है कि उसने भारतीयों के जो बिलीफ्स हैं, जो विश्वास हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया, उनकी जाति व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करा। इसके अलावा उनके धर्म में हस्तक्षेप किया और वो ये चाहता था कि इनका मतांतरण ईसाई धर्म में हो जाए। बेंटिंक वो व्यक्ति है जिसने सती प्रथा रोकी थी। तो डिज़रेली ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता था कि नहीं भाई, ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये तो जनता का विद्रोह था। इसके बाद एक जॉन के भी हैं। सर जॉन के, ये मुख्य इतिहासकार है जिसने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है और ये कहता है कि नागरिकों में डर आया और डर के परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। और जब वो डर की बात बताता है तो वो ये कहता है कि नागरिकों को ऐसा महसूस हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सोशल, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और रिलीजियस, धार्मिक जो फैब्रिक है, संरचना है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है और इस डर के मारे उन्होंने विद्रोह किया। एक और व्यक्ति हैं तंजीम खालदून। ये उन अंग्रेजों की थ्योरी को गलत करते हैं जो ये कह रहे थे कि ये सैनिक विद्रोह है। वो ये कहते हैं कि चलो मान लिया कि ये सैनिक विद्रोह था, फिर जो आम नागरिक हैं उनको दंडित क्यों किया गया, उन पे फाइन क्यों लगाया गया, उनको फांसियां क्यों दी गई, उनको तोप के गोले से मुंह लगा के क्यों उड़ाया गया।
वो ये कहता है कि अगर ये सिपाही आंदोलन था तो नागरिकों को क्यों सजा दी जा रही थी। इसका मतलब नागरिकों का ये आंदोलन था सिपाहियों के साथ साथ। ये खाल्दून का तर्क है और इस तर्क में दम है। उसके बाद एक है रजत कांत रे। रजत कांत रे, ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो विद्रोह है ये 3 आर पे था। पहला रेस, दूसरा रिलीजन और तीसरा रीन। कह रहे कि 3 आर के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। अब ये 3 आर पे कैसे हुआ? वो ये कहता है कि रेस, सबसे पहले नस्ल। ब्रिटिशर्स आए, उनकी नस्ल अलग थी और जो भारतीय हैं उनकी नस्ल अलग है। तो सबसे पहले उसने कहा कि धीरे धीरे रेशियल सब्जुगेशन होने लगा, यानी कि नस्ल को दबाया जाने लगा। अब जब नस्ल को दबाया जाने लगा तो ये एक डेवलपमेंट हुआ कि भाई जब दबेंगे तो स्पिरिचुअल एंस्लेवमेंट भी होगा, आध्यात्मिक दास्ता भी आएगी। और जब आध्यात्मिक दास्ता आएगी तो जो सुपीरियर रेस बन रही है, ये जो गोरी नस्ल बन रही है, ये धीरे धीरे क्या करेगी कि जो भूमि है भारतीयों की, उनको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी। तो नस्ल, धर्म और भूमि, इस क्षेत्रफल, इसके आधार पर रजनीकांत राय का यह मानना था कि ये जो है आंदोलन केवल सिपाही आंदोलन तक सीमित नहीं था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वीडी सावरकर। और ये कहते हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का ये पहला युद्ध था। अब इनका लॉजिक समझ में थोड़ा आता है। ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आई। बिल्कुल सही बात है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। इसके बाद गरम दल, नरम दल, ये सारा कुछ कंसेप्ट चलता रहा। मतलब धीरे धीरे भारत की मांगे 3 पी से, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, इससे आगे बढ़ने लगी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनलिज्म तेजी से बढ़ा, बॉयकॉट बढ़ी और स्वदेशी की मांग होने लगी। ये कहते हैं कि ये सारा कुछ 19वीं शताब्दी के 2 अंतिम दशकों में इसलिए हुआ क्योंकि 1857 की क्रांति ने नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स और फीलिंग, यानी कि जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो 1857 से प्रज्वलित की और धीरे धीरे वो अग्नि बनकर 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में आ गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्वधर्म की रक्षा के लिए और स्वराज को वापस लेने के लिए 1857 की क्रांति हुई। अब तो ऐसे इतिहासकार हैं जो इनकी बातों से सहमत नहीं हैं। इसमें पहला नाम है तंजीम। ये कहते हैं कि भाई ये स्वदेश प्रेम था, राष्ट्र भावना नहीं थी। लोगों को अपने अपने क्षेत्र से प्रेम था और इसमें राष्ट्रीयता की भावना कहीं नहीं थी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो है आर.सी. मजूमदार। ये अपने तर्क रखते हैं इस मामले में।
इनके 3-4 तर्क हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर भाई राष्ट्रीयता की भावना हो रही होती तो ये नैरो ज्योग्राफिकल एरिया में ही क्यों फैला, मतलब ये संकीर्ण या कम क्षेत्र में ही क्यों फैला, ये आगे जा सकता था और फैल सकता था। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों ने अपने आप से विद्रोह नहीं किया। जब उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज कमजोर पड़ रहे हैं तब उनको ये आशा जगी कि वो अपनी चीजें या अपने ध्येय में कामयाब हो सकते हैं और उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि जो प्रत्येक लीडर या नेता है 1857 की क्रांति का, वो अपने हितों के लिए लड़ रहा है, कॉमन हित नहीं है, वो केवल अपने हितों के लिए लड़ रहा है। और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि जो रेबल गुट्स थे, जो अलग अलग विद्रोही गुट थे, जैसे झांसी में अलग, कानपुर में अलग, बिहार में अलग, इवन आसाम में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, तो वो कह रहे थे कि इनमें समन्वय नहीं था। इनका मानना था कि अगर राष्ट्रीयता की भावना होती तो समन्वय कहीं ना कहीं होता। और चौथी चीज ये कहते हैं कि इस विद्रोह में जो नागरिकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी वो गुंडा तत्वों की थी, और जो रूलिंग चीफ थे, जो उस समय शासन कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई तो नहीं करी लेकिन उनको समर्थन दिया। ये आरसी मजूमदार का कथन है। लेकिन एस बी चौधरी हैं, ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो 1857 की क्रांति का प्रेरक शक्ति थी, यानी कि उसी शक्ति से लोग आगे बढ़ रहे थे। ये वो कहते हैं कि ठीक है, वहां पर गुंडा एलिमेंट भी या जो अनरूली क्राउड है वो था, लेकिन जो बहुसंख्यक तबका था नागरिकों का, वो अच्छे लोग थे जो अच्छी पृष्ठभूमि से आए थे और डकैत या ऐसा नहीं थे। और उन्होंने ये देख लिया था कि अगर हमें अपनी जो परेशानियां हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनसे छुटकारा पाना है तो हमें ये रास्ता अपनाना होगा। और वो ये कहता है कि ये जो राष्ट्रीयता का एक आउटबर्स्ट हुआ, यानी कि ये जो पनपी, इसके पीछे आर्थिक कारण था और धार्मिक कारण था। तो ये कुछ और हिस्टोरियंस हैं जो 1857 की प्रकृति के बारे में बताते हैं। कुछ बहुत एक्सट्रीम भी हैं, जैसे एक है L.E.R. लीस। ये कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ भारतीयों का हमला था, लेकिन इन थ्योरी को बहुत ज्यादा लोग नहीं लिखे या उन्होंने नहीं माना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है और वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सवादी विचारधारा। और मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि इस विद्रोह में जो असली विद्रोही ताकत थी, ट्रू रेवोल्यूशनरी फोर्स, वो किसान थे। इसके बारे में खुद कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति है जिसने मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म आगे चलाया। ये जर्मनी का निवासी था, यहूदी था। ये भी ध्यान रखिएगा कि डिज़रेली भी एक यहूदी था। तो इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी, फिर इसने दास कैपिटल लिखी, और ये हीगल को फॉलो करता था। हीगल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक हुए हैं, उनको ये फॉलो करता था। तो ये 1857 की क्रांति को जो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे कंपेयर करता है कि जो वहां पर कारण रहे किसानों के, वही कारण 1857 की क्रांति में था। 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो आपके संविधान की प्रस्तावना में है, ये शब्द वहीं से लिए गए हैं। ठीक है।
तो मार्क्स इस बात को मानना है। वो कहता है कि किसान महलवारी व्यवस्था और अन्य जो राजस्व की व्यवस्था थी उससे परेशान हो गया और उसने इस विद्रोह को एक अवसर के रूप में लिया ताकि वो संग्रहकर्ता जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स कौन थे अल्टीमेटली? ब्रिटिशर्स, उनको ओवरथ्रो कर सके। तो मार्क्स किसानों को मेन मानता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये भी मार्क्सिस्ट हैं, पी.सी. जोशी। तो ये दूसरी चीज कहते हैं, ये कहते हैं कि किसान ने जो सामंती लोगों के साथ उनके संबंध थे उनको नहीं तोड़ा। उसका कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता क्योंकि शुरू से व्यवस्था चल रही है, बीच में जो तालुकदार हैं, जमींदार हैं, वो उनके संबंध किसानों से हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी सामंती व्यवस्था को इन किसानों ने नहीं तोड़ा। तो वो क्या कहते हैं कि किसान परंपरागत भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे नहीं बल्कि जो नए प्रकार के भूस्वामी आए उनके विरुद्ध लड़े। और वो कौन से नए भूस्वामी हैं? जो अंग्रेजों की नीतियों से आए। यानी कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, उन्होंने जैसे ताल्लुकदार को हटा दिया। जब ताल्लुकदार उन्होंने रिमूव कर दिए तो उसकी जगह जो भूमि थी वो जिसने भी ऑक्शन से ली उसको मिल गई। तो इनका यह मानना है कि जो फ्यूडल उनके वो हैं तालुकदार, उनसे उनका झगड़ा नहीं था बल्कि जो नए भूस्वामी थे उनसे उनका झगड़ा था। उसके बाद एक है रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, रुद्रांशु जी ये कहते हैं, इन्होंने अवध के ऊपर स्टडी किया। तालुकदार, मैंने आपको बताया था एक समरी सेटलमेंट के बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने माल एडमिनिस्ट्रेशन या कुप्रशासन के नाम पर अवध को अपने क्षेत्र में ले लिया। और उस समय जो अवध का नवाब है और जो किसान है, इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडियरी था, जो राजस्व की वसूली करता था, वो तालुकदार था। तो ये मुखर्जी साहब कहते हैं कि तालुकदार और किसान के बीच में किसान अपना राजस्व देता था और जब तालुकदार की कोई सेना होती थी उसमें किसान भर्ती हो जाता था। यानी कि तालुकदार और किसान के संबंध उसने अच्छे बताए। और फिर उन्होंने कहा कि इसके बदले में तालुकदार जो किसान होते थे उनको प्रोटेक्शन देते थे, उनकी रक्षा सुरक्षा करते थे और समय समय पर उनकी मदद करते थे या पैसा धेला जो भी उनको कभी जरूरत हुई वो देते थे। तो इन मुखर्जी साहब का मानना है कि जो समरी सेटलमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध में किया उसके परिणाम स्वरूप ये क्रांति उपजी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है एरिक स्टोक्स। एरिक स्टोक्स ये कहते हैं कि जो ग्रामीण हैं, गांव वाले, और जो ये म्यूटनी हुई उसमें इनकी अशांति की कड़ी यही है। दैट वॉज अ ट्रूली अशांति बिटवीन पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। ये इसको बताते हैं। वो कहता है कि जो सेना है, सेना से किसान हट गए। जब सेना डिसबैंड की गई तो वो कृषि करने के लिए वापस आए, लेकिन यहां उन्होंने देखा कि तालुकदार खत्म हो गए और उनकी जगह नए भूस्वामी आ गए और उनके पास अपनी कोई जगह भी नहीं है। और जो वहां का किसान है वो अपनी जमीन को, क्योंकि ब्रिटेन राजस्व ज्यादा वसूल रहा था, कंपनी, तो उससे बचाने के लिए वो शहरी महाजनों के चक्कर में फंस रहे थे। तो ये कारण बताते हैं कि इन सब कारणों से किसान विद्रोह के रूप में आ गया।
अच्छा, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उनके अधिकारियों ने एक अलग थ्योरी अपनी दी है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका नाम है एल्फ्रेड लायल। ये कहता है कि विद्रोह का जो असली चरित्र है वो इस्लामिक था। वो कहते हैं कि सारा विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था और सैनिक सिर्फ उनके हाथ में एक उपकरण या औजार की तरह थे, जिस तरीके से वो उसे चाहे वो यूज कर रहे थे। ये एल्फ्रेड लायल जिस समय क्रांति हुई उस समय बुलंदशहर में पोस्टेड था। और ये कहता है कि जो पुराने सामंती मुसलमान थे उन्होंने राजनीतिक विद्रोह को हवा दी, जगह जगह लोगों को उकसाया कि वो विद्रोह करें और अंग्रेजों को हटाएं। लेकिन इनकी थ्योरी में लूप होल है। अब जो 1857 की क्रांति हुई उसमें अकेले मुसलमान तो थे नहीं थे, हिंदू भी बराबर की तरह से लड़ रहे थे। और जबकि जो चिंगारी भड़की थी वो तो मंगल पांडे के द्वारा भड़की थी पहली, तो ये पहला उनका रिफ्यूट हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो 1857 की क्रांति को हवा दे रहे थे। जैसे कारतूसों की अफवाह थी कि साहब ग्रीस्ड कार्टेज हैं, ये एक अफवाह थी। उसके बाद एक अफवाह ये थी कि ईसाई धर्म में जबरन मतांतरण किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज थी। और तीसरी चीज, लोगों को यह लगने लगा था कि उनकी जाति और धर्म खतरे में है। तो इसलिए जो एल्फ्रेड लायल है उसकी बात को भी पूरी तरीके से नहीं विश्वास में लाया जा सकता। तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको अगर प्रकृति का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। उसके बाद इसमें एक नई चीज हुई। देखो, इमीडिएट कारण जो एक ये बताया गया कि तात्कालीन कारण 1857 की क्रांति का क्या था, तो वो चर्बी के कारतूस थे। और ये बताया गया है कि इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिली थी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म को प्रभावित कर रही थी। लेकिन जब बात की रिसर्च हुई है तो ये पता लगा कि ये लोग जो असली वजह क्या थी? राजनीतिक वजह थी, सामाजिक वजह थी, धार्मिक वजह थी। उस पे पर्दा डालने के लिए इस जो ग्रीस्ड कार्टेज है इसकी थ्योरी को आगे ला रहे थे, ताकि ये प्रमाणित कर सकें कि ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह है, केवल सैन्य विद्रोह है, न लोकप्रिय विद्रोह है और न ही नागरिकों का विद्रोह है। अगर हम देखें तो भत्ता ये भी एक बहुत प्रमुख कारण था। भत्ता आपकी जो एक भेदभाव की नीति को स्थापित कर रहा था। वो बाहर जा रहे हैं जब भारतीय सैनिक, उनका भत्ता नहीं दिया जा रहा और उनकी सैलरी जो है वो यूरोपियन जो सैनिक है उसकी तुलना में कम है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा जब आपको उसको समराइज करेंगे। तो आप उसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि 1857 का जो महत्व है वो इस तथ्य में या इस फैक्ट में छुपा हुआ है कि हिंसात्मक रूप से ही सही, लेकिन विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। यानी कि नागरिक विद्रोह ये प्रमाणित हो जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अंग्रेजों को यह एहसास कराया गया कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। और जो 1858 की रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा है, ये सारी चीजें इस बात को प्रमाणित करती है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ये हर जगह फैली। ये केवल इंग्लैंड में ही नहीं गई, भारत से निकल के 1857 का समाचार इंग्लैंड में भी गया, फ्रांस में भी गया, जो फ्रांसीसी इंग्लैंड के दुश्मन थे। और उस समय जो जर्मनी बनने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रशा या जर्मन के जो स्टेट्स थे, वहां तक ये समाचार पहुंचा। और इसने चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि बुद्धिजीवी तबका जो बंगाल का था वो उसकी आंखें खोली।
वो अभी तक इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। वो केवल बंगाल को देख रहा था, लेकिन जब क्रांति आगे हुई तो उसकी आंखें खुली और उसको पता पड़ा और उसको ये एहसास हुआ कि भारत और आगे तक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो हम अपने निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था। ठीक है, भारतीय विद्रोह कोई एक आंदोलन भी नहीं था। अब आप इसे कृषक आंदोलन कह सकते हैं, स्वदेश प्रेम की भावना से जनित आंदोलन कह सकते हैं, राष्ट्रीय मुक्ति या राष्ट्रीय मुक्ति के लिए युद्ध कह सकते हैं। विभिन्न स्वरूपों में है ये, और इसके इतने विभिन्न स्वरूप थे कि जिले और दूसरे जिले, इन दोनों में क्या कारण है ये भी कहीं कहीं अलग थे। और जिले तो छोड़िए, एक गांव से दूसरे गांव में अंतर था, किसी का कोई कारण था, किसी का कोई कारण था। तो ये जो अंतर हो रहा था, ये परिस्थिति से उत्पन्न अंतर हो रहा था। जो जिस तरीके से परेशान था उस हिसाब से ये चल रहा था। तो ये प्रमाणित करता है कि अंग्रेजों की नीतियों से सारे लोग त्रस्त थे, और उन नीतियों में डिफरेंस हो सकता है, अंतर हो सकता है कि कोई किससे परेशान है, कोई किससे परेशान है। किसान अपनी किसानी के लिए परेशान थे, उनके क्षेत्र छीने जा रहे थे, उनकी जो सामंती व्यवस्था है वो खत्म की जा रही थी, और जो औपनिवेशिक राज्य, ये जो कॉलोनियल स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पे इम्पोज कर रही थी या नई नई पॉलिसीज बना रही थी, उसमें उससे परिवर्तन हो रहे थे, और इस परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध ये एक जटिल प्रतिवाद, प्रतिकार या विद्रोह था। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। थैंक यू।